हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो आज का वीडियो है इसमें हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी लॉ का जो मैंने टेस्ट आपके लिए रखा था और जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको भेजा था, तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेरीज हैं आपकी के कौन से आंसर में एग्जैक्टली क्या लिखना है और क्या पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे रिलेट करा रहा हूँ। तो अपने जो नोट्स हैं क्लास के, उसका जो मटीरियल है उसके पेज नंबर के साथ और चैप्टर के साथ एक एक क्वेश्चन हम रिलेट करते जाते हैं और उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या कंक्लूजन है, वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। जिन्होंने टेस्ट पेपर्स लिखे हैं ये उनको ही हेल्पफुल है, जिन्होंने नहीं लिखे हैं उनके लिए इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट ए कंपनी लॉ का पेपर मैंने आपको भेजा था, उसका पहला क्वेश्चन था, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड में इशू डिबेंचर्स टू एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एंड कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड फ्रॉम एन ओपीसी। तो दो तीन क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने। इन शॉर्ट, एक प्राइवेट कंपनी जो बोरोइंग्स करती है तो क्या वो डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा मंगवा सकती है लोगों से, आउटसाइडर्स से, और उसकी कोई लिमिट है क्या, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अच्छा, ये लोग डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, एक प्राइवेट कंपनी को ये अलाउड है या नहीं, इसके बारे में सवाल पूछा गया। और ओपीसी कंपनी से डिपॉजिट मंगवा सकते हैं क्या, इसके बारे में सवाल पूछा गया। तो पहले हम क्लैरिफाई कर लें, ये जो टॉपिक है इसके लिए आपको आपकी मॉड्यूल का जो चैप्टर नंबर 4A और 4B है वो रेफर करना चाहिए और उसमें से आपको इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और थोड़ा सा आप जनरलाइज्ड लेवल पे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर्स वाले केस में। देखो, प्राइवेट कंपनी में जो रिस्ट्रिक्शन है वो है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, और कितनी लिमिट है वो आपको पता है, 200। तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि 200 की जो लिमिट है वो मेंबर्स के ऊपर है। उसमें भी वो एम्प्लॉय वाला पॉइंट भी लिख दो ना साथ में कि एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होते या उस 200 की लिमिट में कंसिडर नहीं होते। एम्प्लॉयज कैन बी इन एडिशन टू हु आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स, फिर वो समझा दो कि डिबेंचर होल्डर्स जो है एग्जैक्टली दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द मनी लेंडर्स। ठीक है, डेट होल्डर्स, तो वो तो कैपिटल का हिस्सा होते ही नहीं है। तो डिबेंचर होल्डर से आप पैसे मंगवाना चाहो, किसी से उधार लेना चाहो, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, पर कंडीशन ये है कि इट शुड नॉट बी अ पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डिबेंचर्स के नाम पे आपने पब्लिक ऑफर कर दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया, तो वो तो फिर इन्विटेशन टू पब्लिक हो गया, जो आर्टिकल्स में हमने रिस्ट्रिक्शन रखा है कि अलाउड नहीं है। बट प्राइवेट बेसिस पे, लिमिटेड बेसिस पे आप लोगों से पैसे मांग सकते हो डिबेंचर्स के फॉर्म में, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बोला है कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं पब्लिक से। वो तो नहीं कर सकते। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट वाला टॉपिक देखेंगे अपने नोट्स में, ये कंटेंट आपको मिलेगा डिपॉजिट्स वाले चैप्टर में, और इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ये बोला हुआ है। तो इसके लिए पेज नंबर 155 है और बाकी जो कंडीशंस हैं वो 156 पे है। इसमें उन्होंने बोला है कि अदर देन एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, एक्सेप्टेंस लिमिट फॉर डिपॉजिट्स, तो उसमें बोला ही एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। तो मेंबर से मंगवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक से मंगवाना है तो अलाउड नहीं। वो जो 25% और वो सब लिमिट थी, दैट इज नॉट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वैसे मेंबर से उनको बोरो करना हो, डिपॉजिट्स मंगवाने हो, तो कोई लिमिटेशन वाली बात ही नहीं है, जितना चाहे वो मांग सकते हैं। बट पब्लिक से पैसे मांगना डिपॉजिट्स के फॉर्म में एक प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बोला ओपीसी का, तो ओपीसी से भी डिपॉजिट लेना वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ओपीसी भी तो आउटसाइडर हो गई और आउटसाइडर से तो हम पैसे मांग नहीं सकते। अच्छा, ओपीसी ऑन दी अदर हैंड अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बात भी बनने वाली नहीं। ठीक है, तो डिबेंचर्स में इशू नहीं आता है, लेकिन बाकी दो पॉइंट्स जो उन्होंने पूछे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। और डिबेंचर्स में भी पब्लिक इन्विटेशन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड या प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे हो तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B आपके सामने है। यहाँ एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड है और बोला है इसकी पेड अप कैपिटल 45 लाख है, टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ रुपए है। स्मॉल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल कर सकती है। इसके लिए आपको अपने नोट्स में जाना होगा, चैप्टर नंबर 2 में जो टाइप्स ऑफ कंपनीज का टॉपिक है, पेज नंबर 21 पे इसकी कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे तो दो कंडीशंस आपको याद आ रही होंगी। एक बोला है कि 50 लाख रुपीज से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए, दूसरा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक लिमिट क्रॉस हो रही है तो फिर आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो यहाँ तो हो रहा है, टर्नओवर 3 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, आपका आंसर क्या डिफरेंट होगा। अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ हुआ तो फिर आंसर बदल जाएगा, क्योंकि
पेड अप कैप तो 50 लाख के नीचे है ही और टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे आ गया तो फिर ये कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में काउंट हो सकती है, उसको स्टेटस मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत बेसिक सा आंसर था, इजी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1C में बोला है एक्सप्लेन इन डिटेल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स एंड बोनस इशू। राइट इशू के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर जो है दैट इज 62 और उसका है सबसेक्शन 1, ये आपको ध्यान में होगा। मैं इसका भी आपको पेज नंबर का रेफरेंस दे देता हूँ, मे भी आपको याद आ ही जाए। ये टॉपिक आपको मिलेगा नोट्स में पेज नंबर 52 पे, जहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बोला है। अब 6 मार्क्स का आंसर है, दोनों पॉइंट्स है, बोनस शेयर्स भी उसी लाइन में था, सेक्शन नंबर 63 आसपास ही है। ठीक है, मिल जाएगा वो आपको। तो पेज नंबर 52 पे है, दैट इज सेक्शन नंबर 62, वहाँ पे वो डिटेल्स आपको दे रखी है। और उसी चैप्टर में आगे आपको सेक्शन नंबर 63 भी मिल जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक्स की बात की है, 3 मार्क्स में समझाना है। तो बेसिक मीनिंग आप बता सकते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऐसे आप वेटेज के हिसाब से कंटेंट को मेंशन कर सकते हैं। तो ये आंसर काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट था, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछेंगे भी वो। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A। यहाँ पे इन्होंने बात की है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स की। आपको पता है कि सेक्शन नंबर 43 है और उसके साथ करस्पॉन्डिंग रूल 4 है। अगर आप नोट्स में जाके देखेंगे तो ये पेज नंबर 47, 48 पे आपको इसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। और उन्होंने बताया है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब आप देते हैं मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, जनरल मीटिंग, तो उसमें क्या डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, वही डिस्क्लोजर्स कहीं ना कहीं आपको बोर्ड्स रिपोर्ट में भी करने होते हैं, जो नीचे रूल 4 सब रूल 4 बोला हुआ है। और ये तब करने होते हैं जिस साल में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स का इशू है जिस साल में कंप्लीट होता है, उस साल की बोर्ड्स रिपोर्ट में आपको उसके बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है, जो पेज नंबर 47 पे दिया है। तो पहले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप जब लिख रहे हैं तो ये फ्यूचर में होने वाला है, उस सेंस में आप एक प्रेजेंटेशन या प्रपोजल रख रहे हैं। और जब बोर्ड्स रिपोर्ट में आप लिख लें तो आप उसको पास्ट टेंस में लिख रहे हैं कि ये हो चुका है, और हम बता रहे हैं कि ये पिछले साल ऐसा हुआ है, तो वो टेंस चेंज होगा, बाकी कंडीशंस वही रहने वाली है। सो एवरीथिंग रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिफरेंशियल शेयर्स विद दैट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, उसकी पूरी समरी आपको बोर्ड्स रिपोर्ट में देनी है। दैट इज अ वेरी सिंपल पार्ट। और क्या पॉइंट्स लिखने हैं, वो ये पेज 47 में जितने पॉइंट्स हैं वही आपको मेंशन करने हैं, बट इन पास्ट टेंस। तो उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2B। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पायस लिमिटेड, इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल उसमें से है 5 करोड़, तो ऑथोराइज से कोई फर्क पड़ता नहीं हमें। जनरल रिजर्व 5 करोड़ है, डीआरआर रिजर्व जो है वो 2 करोड़ रुपए के हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय रेजोल्यूशन पास्ड एट इट्स मीटिंग डिसाइड टू गो फॉर बायबैक ऑफ द शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैप एंड फ्री रिजर्व्स। Examine the validity of the board's resolution with reference to the provisions of Companies Act 2013। अब इसके लिए आपको रेफरेंस का सेक्शन तो पता ही है, दैट इज सेक्शन नंबर 68। अगर नोट्स में आप इसको ढूंढेंगे तो चैप्टर 2 और उसका डी पार्ट है, 4th पार्ट है, उसमें ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 72। तो ये मैं आपको रिलेट करा देता हूँ कि क्या कंडीशन है। जो टॉपिक है वो आपको पेज नंबर 73 पे मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ अप्रूवल। अगर आप 10% तक पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 10% तक अगर बायबैक करना चाहते हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन काफ़ी है। उससे ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर्स के थ्रू पास करवाना ज़रूरी होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया और कितने एक्सटेंट तक पास कर लिया, टू बायबैक अप टू 20%। तो क्या ये चलेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो आपको पहले वो पूरा प्रोविजन सेक्शन 68 का समझाना होगा, जो आपके नोट्स में पेज नंबर 73 पे दिया है, विच इज सबसेक्शन 2। और फिर उसके बाद इस केस से रिलेट करते हुए पूरी स्टोरी को वापस लिखो। तो पहले सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 समझाओ, उसके बाद आप उस स्टोरी को वापस लिखो और उसके बाद अपने कंक्लूजन पे आओ कि प्रोविजंस के साथ कंपेयर करके इस केस में क्या मिस्टेक्स हुई है और एक्चुअली में क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द कंपनीज विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल। ये अगेन आपको लेके जाएगा चैप्टर नंबर 4B पे। ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में ये बोला हुआ है कि कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिन पे वो डिपॉजिट्स वाले जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। चैप्टर नंबर 4B में मैं आपको पेज नंबर भी एक बार रिलेट करा देता हूँ, उसको देख लेते हैं।
NBFCs और बैंकिंग एंटिटीज और ऐसे सब कुछ एंटिटीज को उन्होंने ये बेनिफिट दिया हुआ है। लेट अस चेक। पेज नंबर है यहाँ पे 150, जिसपे ये आपको कंटेंट मिलेगा। एप्लीकेबिलिटी, बैंकिंग कंपनी, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस, एनी सच अदर कंपनी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हो गया एक पार्ट आपका, वो डायरेक्ट आंसर पूछा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट ए, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये अगला ही चैप्टर है 4B के बाद, जो चैप्टर नंबर 5 है उसी में आपको ये पूरी सिचुएशन मिल जाएगी। सेक्शन 77 से ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। उस चैप्टर के जब एंड में हम जाएंगे तो ये टॉपिक हमें डायरेक्टली वहाँ मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसका पेज नंबर बता देता हूँ। सेक्शन नंबर 77 है, पेज नंबर है 172। डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप उसको एक बार अगर रेफर करेंगे तो सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो मैं पूरा समझा नहीं रहा हूँ। 3B बोला हुआ है, ये भी देख लेते हैं। ऑथर है, शेयर कैपिटल है कंपनी की 50 लाख, पेड अप कैपिटल है 20 लाख, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है 100th मीटिंग कर रहे हैं। इन द रेसिडेंस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी resolved to create a charge on the uncalled share capital of rupees 30 lakhs with reference to the provisions of the Companies Act 2013। पहले तो आपको ये बताना है कि रिजोल्यूशन वैलिड है या नहीं। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो हाईलाइट हो रही है। एक तो ये कि मीटिंग कहाँ पे हो रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर के रेजिडेंस पे। तो मीटिंग होनी चाहिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ठीक है। तो पहली बात तो लोकेशन का प्रॉब्लम है, तो रेजिडेंस पे मीटिंग क्यों हो रही है। तो ऑफिशियल मीटिंग है तो वो कंपनी के ऑफिस पे या ऐसी कोई लोकेशन पे होनी चाहिए। चलो रेजिडेंस पे हो रही है तो उस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर सारे लोग उससे जो है कन्विंस्ड है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग है, शेयर होल्डर्स मीटिंग नहीं है, और मिनट्स में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और सारा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो इन एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस दिस कैन बी अलाउड। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। बट हमें पता है कि जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है उसको हम उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। यह आपको चैप्टर 5 में रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो कैपिटल अभी तक आपने मंगवाई नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना दिस इज ऑब्वियसली नॉट अलाउड। तो अनकॉल्ड कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता है, तो उसको आपको उसी फॉर्म में एक्सप्लेन करना होगा। तो आप पहले चार्ज के बारे में समझा सकते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल के बारे में समझा सकते हैं, क्योंकि अनकॉल्ड कैपिटल आई नहीं है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, वो पैसा हमारे पास है ही नहीं। तो जो चीज़ हमारे पास है नहीं उसको गिरवी कैसे रख सकते हैं, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। तो ये भी चैप्टर 5 का ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा वहां से। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन 3C, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पेक्यूलियर लिमिटेड proposes to recommend a final dividend of rupees 25 each to all the equity shareholders of the company. They seek your opinion on the following things. The company wants to deposit the dividend amount to cooperative bank। चलेगा, ये एक एक करके आंसर करना है। याद करो आप, नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक, उसके अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसमें पैसा आपको ट्रांसफर करना है विद इन 5 days फ्रॉम डिक्लेरेशन, और फिर पे कर देना होता है टोटल 30 days में। तो कोऑपरेटिव बैंक नहीं चलती, शेड्यूल्ड और नेशनलाइज्ड बैंक होनी चाहिए, तो ये तो चलेगा नहीं। दूसरा पॉइंट, द कंपनी इज अ डिफॉल्टर इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड प्रपोजेस टू रीपे इट्स ऑल डिपॉजिट्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 10 days। ये भी नहीं चलेगा। ये सब डिविडेंड वाला आपका जो चैप्टर है उसमें आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 6 देखा है, उसमें पार्ट था। ऑब्वियसली पहले आपको डिपॉजिट्स रीपे करने हैं, उसके बाद ही आप डिविडेंड पे कर सकते हैं, उल्टा नहीं हो सकता। डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, अगर आप कैपिटल रिजर्व्स यूज करना चाहते हैं तो वैसे जनरली ये अलाउड नहीं होता है, बट कुछ सिचुएशंस में अगर अलाउ करते भी हैं तो वो रूल्स के हिसाब से और प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिविडेंड वाले चैप्टर में एक बार इसको रिफर कर लेते हैं, इस टॉपिक पे कुछ स्पेसिफिक बोला है या नहीं, ये एक बार कंफर्म करके ही हमें कुछ फाइनलाइज करना चाहिए, क्योंकि पुराने लॉ में ये अलाउड था, बट आई थिंक नए वाले में उन्होंने इसको डिसअलाउ कर दिया है। तो मैं भी एक बार कंफर्म करके आपको बता देता हूँ कि क्या होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड्स वाला जो पार्ट है उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चेंज है। पुराने लॉ में सेक्शन 208 होता था 1956 में, उसमें अलाउड था ये, मेरे माइंड में वही पॉइंट था। लेकिन आपको इसका आंसर चाहिए तो पेज नंबर 191 पे अपने नोट्स में है डिक्लेरेशन और डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। उसमें उन्होंने ये चीज़ को बहुत शॉर्ट में क्लैरिफाई किया है। पॉइंट नंबर 4 में वहाँ पे लिखा है, इंश्योर दैट वाइल कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स
द अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज इंक्लूडेड एंड ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल रिजर्व्स इंक्लूडिंग द रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स आर एक्सक्लूडेड। तो कैपिटल रिजर्व जो है उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है, तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे जो क्वेश्चन में पूछा है, द कंपनी वांट्स टू पे सच डिविडेंड थ्रू द कैश काउंटर बाय वे ऑफ कैश वाउचर। तो कैश काउंटर के थ्रू पे करना, डिविडेंड कैश में अलाउड नहीं है। आपको डिविडेंड देना है तो आपको बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश में इट इज नॉट अलाउड। तो 4 पॉइंट्स के आप आंसर दीजिए, 4 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, 1 मार्क ईच बोला हुआ है। 4A है रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ CSR, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच एक्टिविटीज वुड नॉट क्वालिफाई एज CSR, इसके लिए आपको चैप्टर 7 रेफर करना चाहिए। देख लेते हैं हम, मैं आपको पेज नंबर रिलेट करा देता हूँ। लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज में काफी कुछ है। इसमें एक पेज नंबर 199 200 वाला जो पार्ट है उसमें कुछ पॉइंट्स बोले हैं ऊपर 200 पे। वो नोटिफिकेशन है MCA का 18 जून 2014 का। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज को क्लैरिफाई किया है स्पेसिफिक के दीज आर नॉट CSR एक्टिविटीज, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, वेदर द एवरेज नेट प्रॉफिट क्राइटेरिया फॉर CSR इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स देखे जाएंगे या बिफोर टैक्स देखे जाएंगे, वो यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए बोला है। तो लेटेस्ट चेक कंप्यूटेशन के लिए वो क्या रेफरेंस दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स बोला हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली में उन्होंने मेंशन नहीं किया है जो हमारे नोट्स में कंटेंट है, बट इट इज एक्चुअली आफ्टर टैक्स। तो टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचते हैं उसमें से CSR होता है। कॉमन सेंस से उसका रीजन ये है कि CSR एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं उसका आपको इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो पहले टैक्स भरो, जो बचेगा उसमें से आप CSR कर लो। पहले आप करने भी जाओगे तो टैक्स डिडक्शन नहीं होता है, तो इट इज ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4A आपका कवर हुआ। 4B देख लेते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग अनलिस्टेड कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है। आंसर इसका चाहिए तो आना पड़ेगा चैप्टर नंबर 8 पे, कंसोलिडेशन वाला पार्ट उसमें दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 129 है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसमें आगे आपको कंसोलिडेशन का भी कंसेप्ट मिलेगा। पेज नंबर है 207, ठीक है। तो क्या हर कंपनी के लिए कंपलसरी है? आप ये पूरा अगर आंसर यहाँ पढ़ेंगे सेक्शन 129 सब सेक्शन 3, तो आपको इसका आंसर पहली लाइन में मिल जाएगा। द कंपनीज एक्ट हैज मेड प्रिपरेशंस फॉर कंसोलिडेशन मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग वन और मोर सब्सिडरीज और एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स। तो वहीं पे उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको आंसर फ्रेम करना होगा, ठीक है। तो सब्सिडरीज वाला केस होगा तो ही कंसोलिडेशन होगा, बट हाँ जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्राइमा फेसी ट्रू है, करेक्ट है। C point, Ram is a chartered accountant in practice. His proprietary concern has been appointed as the statutory auditor of a private limited company. Subsequently, it came to light that Mrs. Ram has been holding less than 1% of the shares of that private company. Examine the legal validity of the appointment of statutory auditor. अभी मिस्टर राम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी कंसर्न है, फर्म है, और उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट मिला है। पॉइंट ये है कि बाद में पता चला कि उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसकी वाइफ का कुछ इन्वेस्टमेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट या जो होल्डिंग है इट इज़ लेस देन 1%। तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो इसके लिए आपको चैप्टर 8B पे आना पड़ेगा, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन और जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है उसको रेफर करना पड़ेगा। पेज नंबर बता देता हूँ कहाँ पे है। पेज नंबर 218 और 219 ये टॉपिक है। दिस इज रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज के फॉर्म में कुछ बोला नहीं है। हमने देखा हुआ है कि अगर आप इंटरेस्ट या सिक्योरिटी या कुछ होल्ड कर रहे हैं तो उसका अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स नहीं होने चाहिए, ये क्राइटेरिया बोला हुआ है। पहले एक पॉइंट था परसेंटेज के फॉर्म में, वहाँ पे 2% का क्राइटेरिया होता था, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये 2% से तो कम ही होल्डिंग है। और अभी जो यहाँ पे सेक्शन है उसमें 1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू का क्राइटेरिया है। तो अब वो क्राइटेरिया के बेसिस पे बता सकते हैं कि अगर वो 1%
1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू से कम है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डिसक्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो उसी फॉर्म में हमें आंसर लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास नहीं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। जो आंसर मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन वाला पेज 218 पे था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, PQR Limited is an unlisted public company having paid up share capital of ₹80 crore during the preceding financial year 14-15. Turnover of the company was 110 crore for the same period. अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल 80 करोड़ है, टर्नओवर 110 करोड़ है, और हमें बताना है इट इज मैंडेटरी फॉर द अबव कंपनी टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर फॉर FY 15-16 और नॉट। तो ये आंसर आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 138 में। ये भी ऑडिट वाले चैप्टर का ही पार्ट है। मैं आपको अगेन ये भी रिलेट करा देता हूँ। आपको देखना है पेज नंबर 228, वहाँ पे कंडीशंस दे रखी है। PQR लिमिटेड बोला है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में बोला है कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो टर्नओवर तो 200 करोड़ से कम है, लेकिन पेड अप 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दैट अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस? इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस का कोई क्राइटेरिया कंपलसरी उन्होंने रखा नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आपको कितना पढ़ा लिखा इंटरनल ऑडिटर चाहिए, वो बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो नोट्स में आप रेफरेंस में देखेंगे तो पेज नंबर 229 इस पे आपको इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5B। राइट अ नोट ऑन द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग SS1 और SS2 में आपको रेफरेंस मिलेगा। रेफरेंस का सेक्शन नंबर दे देता हूँ। मिनट्स के लिए सेक्शन नंबर 118 है। आप नोट्स में ढूंढ के वो डायरेक्टली उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या क्या बोला है वहाँ पे। डायरेक्ट आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है, केस नहीं। सी पार्ट है इसका, XYZ लिमिटेड अ कंपनी पेड अप शेयर कैप ऑफ 60 करोड़ एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ 25 करोड़। इट डिजायर्स टू मेक अ लोन ऑफ 20 करोड़ रुपीज टू M लिमिटेड। मतलब एक कंपनी है जिसका पेड अप कैप 60 करोड़ है, फ्री रिजर्व 25 करोड़ है, और ये दूसरी कंपनी को इंटर कॉर्पोरेट लोन देना चाह रहे हैं और 20 करोड़ रुपए का लोन देने का सोच रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने दूसरी कंपनीज में 35 करोड़ रुपीस तक के एक्सटेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो क्या ये आगे बढ़ सकते हैं इस तरीके से या नहीं? तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के लिए आपको देखना होगा चैप्टर नंबर 10। उसमें कुछ कंडीशंस थी, वो 100% और 60% वाली, वही चीज यहाँ लिखी भी है। पेज नंबर जो है 247 से स्टार्ट हो रहा है। ओवरऑल लिमिट ऑफ 60% ऑफ पेड अप कैप प्लस फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, विच एवर इज मोर। तो अब यहाँ पे 60 और 25, 85 करोड़ है, प्रीमियम है नहीं, तो पेड अप कैप और फ्री रिजर्व्स, तो या तो 60 + 25 दैट इज 85। तो 85 का 60% आप करेंगे तो दिस विल बी अराउंड 51 करोड़ रुपीस, और या तो फिर 25 करोड़ रुपए का 100%, विच एवर इज हायर। तो 51 करोड़ तक जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 35 तो आपने ऑलरेडी दे रखा है, 20 करोड़ आप प्रपोज कर रहे हैं, तो ये 51 करोड़ से तो ज़्यादा ही होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं हो सकती जब तक शेयर होल्डर्स से पूछ के आप जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास ना करवा लें। तो डायरेक्टर्स की अथॉरिटी में 51 करोड़ तक ही था, ये 20 करोड़ पूरा तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आपको आंसर में भी वही चीज़ मेंशन करनी है जो हमने पावर्स देखे थे ना, सेक्शन 179, 180, आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि 179 में बोर्ड को जो पावर्स मिले हैं उस पर 180 रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि ये 60 या 100% विच एवर इज हायर से ज़्यादा अगर प्रोवाइड करना है देन इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाएं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, बस इतना ही था, इसके बेसिस पे अब आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6A है। पहला आंसर डायरेक्ट है, पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये आपको अगेन चैप्टर 10 में ही मिल जाएगा। मैं पेज नंबर बता देता हूँ। डिस्क्लोजर्स वाले पार्ट में चैप्टर 9 में भी ये मिलेगा और चैप्टर 10 में भी होना चाहिए, तो दोनों में से आप कहीं से भी उसको रेफर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आंसर है आपका पेज नंबर 253 पे, सेक्शन नंबर है 186 सबसेक्शन 9, डायरेक्ट आंसर है। फिर आ गया 6B, A to Z मैनेजमेंट सर्विसेज
Limited is a listed company quoted at the BSE. The company closed its register for debenture holders in June and August for 12 days respectively. ये आपको पता है क्लोजर ऑफ रजिस्टर सेक्शन नंबर 91, शेयर्स हो डिबेंचर्स हो पूरे साल में रजिस्टर क्लोज करना हो तो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली 30 डेज एंड टोटल इन एग्रीगेट 45 डेज, ये आप जानते हैं। तो 12-12 दिन के लिए तो 2 बार उन्होंने बंद किया ना, ऐसा बोला है। The CFO of the company has informed the secretary of the company to consider closing of the register in December for another 15 days for some strategic reasons. तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। तो अगर 12 दिन के लिए 2 बार बंद किया तो 24 हो गया, और 15 दिन कर भी रहे हैं तो 39 हो गया। टोटल 45 डेज तक अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू आने वाला है। बस आपको जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने होंगे और आपको उनको बताना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होगा। 7 डेज का एडवांस नोटिस जो देना होता है मेंबर्स को और डिबेंचर होल्डर्स को, सबको देना पड़ेगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जो रीज़न है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है स्ट्रेटेजिक रीजंस, तो लेट अस चेक कि ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक रीजंस चलते भी हैं या सिर्फ डिविडेंड वाले पार्ट के लिए या इंटरेस्ट वाले पार्ट के लिए ही हम ये कर सकते हैं। तो आपको पेज नंबर 118 पे ये आंसर मिलेगा। रीजंस वाला पार्ट थोड़ा सा चेक करने वाली बात है। सेक्शन में बोला है कंपनी में क्लोज द रजिस्टर फॉर सो एंड सो डेज सब्जेक्ट टू गिविंग ऑफ द प्रायर नोटिस, ये भी बोला हुआ है। which intend to get their securities listed and all, if the register of members or debenture holders or other security holders closed, ये penalty वाला point है। फिर बोल रहे हैं the provisions contained in section 91 are permissive and not mandatory. The section has an application only when the company desires to close its register of members, and in such a situation the requirement of the sections are to be complied with. The power in this section is intended for the convenience of the company in order to enable the register of members to be brought up to the date for the purpose of calculating the dividend and bonus etc. तो etc बोल दिया, दैट मीन्स रीजंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये चलेगा। तो सही है, आप बंद कर सकते हैं उसको। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये हमने चैप्टर 12 में डिस्कस किया हुआ है। आपको अगर इसका रेफरेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आपका पेज नंबर 277 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के। वहाँ से आप अपना आंसर बना के भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो होपफुली ये आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये 6D। सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर्ड द अमालगमेशन ऑफ ABC एंड DEF लिमिटेड, ये भी चैप्टर 12A का ही पार्ट है, 12A 12B मर्जर अमालगमेशन। ठीक है, सिंगल कंपनी में अमालगमेट करने का ऑर्डर दे दिया ऑफिशियल गैजेट में, और बोला कि आपको ये सारा जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आगे क्या हुआ, जो शेयर होल्डर है मिस्टर गणेश ABC लिमिटेड के, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड not only with the amalgamation but also with the compensation offered by the prescribed authority. Advise him whether he can challenge the above amalgamation order of the central government. Also advise him within how many days and before which authority he can prefer an appeal against the order. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है या नहीं। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो टॉपिक है आपके नोट्स में कहाँ पे है, फिर मैं आपको उसका रिलेशन बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेज नंबर 275, तो उस पे सेक्शन 237 मिलेगा जो आपके इस केस का आंसर है। पूरा अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो एज इट इज़ इसी चीज़ को उन्होंने केस की सिचुएशन में बना के पूछ लिया है। तो डायरेक्ट आंसर अवेलेबल है 275 पे। अब मैं पूरा वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है, सिर्फ आपको रिलेट करवाना था कि सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, तो उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट ए हो गया आपके पेपर का। तो बाकी भी जो भी सेटिंग अप और कंपनी लॉ पार्ट बी एंड ऑल है, जितने भी टेस्ट हमने देखे, तो उसका जो सॉल्यूशन है मैं इसी तरीके से आपको डिस्कस करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप टैली कर सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है। एटलीस्ट आप बुक में से रेफर करेंगे तो आपको अपनी गलती पता चल जाएगी, कितने पॉइंट्स हमने नहीं लिखे और कितने लिखे। एक अप्रॉक्स आइडिया अभी घर बैठ के आप अपने पेपर का लगा सकते हैं और जहाँ पे भी एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।